हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो मैं आज आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं पेपर वन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस करूंगी। और इस वीडियो में हम पेपर वन के सिलेबस को भी डिटेल्ड एनालाइज करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो पेपर वन है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये हमारा एक कॉमन पेपर होता है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। चाहे वो फिर किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा हो, सबके लिए पेपर कॉमन होता है। और आप इसके पैटर्न के बारे में तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपके इसके पैटर्न के बारे में भी बता देती हूँ कि पेपर वन में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इसमें पेपर वन में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो आइए हम उन हर एक यूनिट का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। देखो, सबसे पहले है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले के टाइम में क्या होता था 2018 से पहले, कि हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चंस बनते थे, तो वो टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, एनटीए ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। वो कुछ यूनिट्स में से तो ज्यादा क्वेश्चंस दे देता है और कुछ यूनिट्स में से बहुत कम क्वेश्चंस देता है। मतलब वो हर यूनिट में इक्वल वेटेज वाले क्वेश्चंस नहीं दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से वो हमेशा 7 to 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछता है एनटीए। तो आइए हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पढ़ते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो आप इस पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो देखो, टीचिंग के कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो पोर्शन है लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीए हर बार हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो हम इसे तो बिल्कुल ही स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत इजी टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में से बहुत ज्यादा असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो उनको, असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, लेकिन इस यूनिट में से असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, इसमें लर्नर्स, इस पेपर में क्या है कि जो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये भी पूछी जाती हैं। ठीक है, एनटी आपको किस तरीके से पूछता है, इसमें इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं और उनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि उसकी कौन सी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और एक ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर। अगर मैं 2020 और 2021 के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस मैंने किया था, तो उसमें ये देखा है कि एनटीए ने अडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक से भी ऑप्शन बेस्ड बना के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। देखो, जो इसमें सिलेबस दे रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एनटीए इस बार पूछ रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। देखो, मेथड्स भी वो पूछता है, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट मेथड नहीं पूछेगा। आपसे वो पूछेगा कि इनमें से कौन से मेथड है जो टीचर सेंटर है और कौन से मेथड्स हैं जो लर्नर सेंटर है। ठीक है, आपसे मतलब एनटी अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, इनडायरेक्टली पूछता है कि इनमें से टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन से हैं, टीचर सेंटर की टेक्निक कौन सी है, या लर्नर सेंटर की। और आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और देखो, ये ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड है, जैसे कि स्वयं, स्वयं प्रभा, मॉक। ये हमारा हायर एजुकेशन या फिर
आईसीटी में डिजिटल इनिशिएटिव्स में भी पढ़ेंगे हम कि ये स्वयं प्रभा मॉक क्या होता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इवन इनकी फुल फॉर्म भी एनटीए पूछ लेता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें हमारे पास ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड जो आज के टाइम में डिजिटल इनिशिएटिव्स मैं आपको बता रही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में इवैल्यूएशन से भी एनटीए बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जिसमें उसमें समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस वो आस्क करता है। ठीक है, और फिर है हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखो, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक न्यू टर्म है। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये किस चीज मतलब किस पॉलिसी पे ये बेस्ड है, उससे क्वेश्चन बनता है। इस बार भी और 2020 के पेपर में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसे हम स्किप नहीं कर सकते। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने आपको सिलेबस बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ और सिलेबस होते हैं। देखो, लेवल्स के साथ जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, इसके साथ साथ एक टीचिंग कॉन्टिनम्स होते हैं जिसमें हम पैडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटोगोजी पढ़ेंगे, जो बिल्कुल सेम इसकी तरह है लेकिन वो डिफरेंट नेम से हैं, तो उससे क्वेश्चन 101% आता ही आता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक होती है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी होती है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। और मैंने आपको इवैल्यूएशन सिस्टम तो बता ही दिया कि इवैल्यूएशन सिस्टम में समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा सीआरटी, जिसमें क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको कराऊंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि एनटीए किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे, जो है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत अपने आप में एक वेटेज वाली यूनिट है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले है रिसर्च का मीनिंग, उसकी टाइप्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, पहली बात तो जो रिसर्च का क्वेश्चन बनता है वो रिसर्च के मीनिंग से ही बनता है। ठीक है, जिसमें उसमें रिसर्च का मीनिंग बता रखा, मतलब काफी सारे ऑप्शंस दे रखे होते हैं और बता रखा है कि इसमें से रिसर्च एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और हमें उन ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आ जाती है हमारे पास पॉजिटिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो एनटीए है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इस तरीके को हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का पॉजिटिज्म क्वांटिटेटिव रिसर्च है, पोस्ट पॉजिटिज्म क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास मैथड्स रिसर्च के, जिसमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। देखो, जो रिसर्च के मेथड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उससे 101% क्वेश्चन बनता है, जिसमें एंटी आपसे हर बार एक एक क्वेश्चन तो आपसे टाइप्स का पूछता है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसमें भी कुछ अंदर टाइप्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। देखो, स्टेप्स ऑफ रिसर्च तो खुद एक अपने आप में मैं बोल सकती हूँ पूरी रिसर्च को कवर कर लेता है। ठीक है, तो हमेशा इससे क्वेश्चंस आते हैं और आपको पता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको उसको सीक्वेंस में लगाना होगा कि पहले नंबर पे कौन सा स्टेप आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, इस तरीके से आपको अरेंजिंग करनी होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। फिर आ जाता है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। इसमें मैं अगर बात करूं तो इससे थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, बट 2019 और 18 के पेपर में देखें तो रेफरेंसिंग स्टाइल से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें एक आपका होता है एमपीए, एमएलए और दूसरा होता है एपीए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, और फिर है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। इससे मेनली हमारे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास रिसर्च एथिक्स। देखो, रिसर्च एथिक्स ये आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट भी है। जब जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि रिसर्च एथिक्स का कितना रोल होता है उनकी रिसर्च में, जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो एनटीए है वो रिसर्च एथिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है और इससे भी मोस्टली असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड यूनिट आ जाती है कॉम्प्रीहेंशन। देखो कॉम्प्रीहेंशन हमने ना बचपन से पढ़ा है, हमें बचपन से एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर सेलेक्ट करने होते हैं। देखो ये पैसेज वो बचपन वाला नहीं है, थोड़ा सा ये टिपिकल होता है। हमें अपनी एनालिटिकल अप्रोच का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपको सीधा सीधा आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपको 5 क्वेश्चंस, कॉम्प्रीहेंशन के तो हमेशा 5 क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ होगा उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे होंगे। तो अगर आपको मैं इसकी आपको एक सेलेक्टिव अप्रोच बताऊं तो आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आप कोई एमसीक्यूज मत करना, सिर्फ पीवाईक्यूज उठाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आए हुए हैं, डेली एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो। क्या पता पहले दिन शायद 5 में से एक ही सही हो, 5 में से 2 ही सही हो, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पहली बात आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुक में से बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बुक में से प्रैक्टिस करने का डियर स्टूडेंट्स कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो हम पेपर देंगे वो ऑनलाइन है, कंप्यूटर स्क्रीन पे देंगे, तो हमें प्रैक्टिस भी कंप्यूटर स्क्रीन पे करनी है। ठीक है, या तो आप मोबाइल में या फिर जो भी आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल है उसमें आप डेली एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन यूनिट ये ना मतलब कहते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन ये एक मैं बोल सकती हूँ ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड यूनिट है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी एक मीनिंग का मतलब पता है, किसी वर्ड का मीनिंग पता है, तो आप क्वेश्चन बना लोगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और मेनली यूनिट ना कॉमन सेंस बेस्ड है। ठीक है, कॉमन सेंस बेस्ड है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आते हैं। देखो इसमें पहला है कम्युनिकेशन का मीनिंग, मीनिंग से क्वेश्चन बनता है। टाइप, टाइप से तो हर बार क्वेश्चन आता है इसमें, और मैच द कॉलम में भी आता है। एक तरफ में आपको टाइप्स दे रखे होते हैं, एक तरफ में आपको डेफिनेशन दे रखी होती है या एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, जिसमें आपको मैच करना होता है कि कौन सा टाइप किसका है। ठीक है, और फिर दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो इसमें हमारे पास वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, नॉन वर्बल के भी ना कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे काइनेस्टिक, हैप्टिक, इस तरीके के कुछ टाइप्स होते हैं जो मैं आपको लेटर की क्लासेस में डिस्कस करूंगी एक एक करके। तो इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक मॉडल भी है, कोल एंड चैन का मॉडल, उससे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें कुछ सीक्वेंस टैब्स दे रखे हैं जिनको आपको अरेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो बैरियर्स में ना बहुत सारे तरीके के बैरियर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, हालांकि हर तरीके का बैरियर से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है, लेकिन मोस्टली सेमेंटिक बैरियर आता है। और देखो कम्युनिकेशन में एक चीज इसमें नहीं दे रखी है, इसमें एक चीज होती है कम्युनिकेशन के मॉडल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल। तो ये जो मॉडल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और फिर मास मीडिया एंड सोसाइटी, जैसे मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया के फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि कम्युनिकेशन यूनिट टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, और अगर नॉर्मली ये कॉमन सेंस से बन जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप जो चीजें, जैसे एनटीए कुछ क्या होता है कि एनटीए हमेशा कुछ ना पैटर्न फॉलो करता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ जाओगे कि हाँ ठीक है एनटीए हर बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक में से पूछ रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते, टॉपिक रिपीट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत से होते हैं ना, बहुत से आपको बेवकूफ बना देते हैं कि अच्छा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, 2 4 तो मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता, हमेशा टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते हैं।
अब इसके बाद है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि कुछ बच्चों के लिए बहुत ही मॉन्स्टर लाइक यूनिट है, क्योंकि वो मैथ से शुरू से ही डरते हैं। लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसमें बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स भी कर लोगे। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, ये तो आपके, देखो पहली बात तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, ये तीन टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर लिए ना, तो आपका डीआई 101% बन जाएगा। डीआई होता है मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, जो इसी टॉपिक पे बेस्ड होता है। हमेशा डाटा इंटरप्रिटेशन में से इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसी के बेसिस पे। देखो, नंबर सीरीज का हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, नंबर सीरीज या लेटर सीरीज में से हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कुछ नंबर दे दिए जाते हैं और आगे एक ब्लैंक होता है कि इसको फॉलो करते हुए इस ब्लैंक को फिल करो, इस टाइप का आपको हमेशा एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये बहुत ही, देखो ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन आए आपने 5 में से 5 सही हो जाते, कई बार कुछ आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी चला जाता है। लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत सेलेक्टिव अप्रोच के साथ करेंगे और इनकी, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की डेली प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही आपको मैथमेटिकल रीजनिंग की भी डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे सपोज आपने टाइम एंड डिस्टेंस उठा लिया, तो पहले उसका पूरा कंसेप्ट समझ लो। आज के टाइम में बहुत यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, और इवन मैं भी लेके आऊंगी, तो कंसेप्ट समझ लो, उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है वो डेली सॉल्व करो, चाहे डेली 5 करो, ज्यादा नहीं 5 करो, तो आपका वो कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग। इट्स माय फेवरेट यूनिट। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो पहली बात तो ना, ये लॉजिकल रीजनिंग ना बुक में से तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकती। कम्युनिकेशन आप पढ़ लोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लोगे बुक में से, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग बुक में से ऐसे समझ नहीं आ सकती है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। अगर आप इसके हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी होती है, बिल्कुल भी टफ नहीं मान सकती मैं इसे। ठीक है, इसमें जैसे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, और इसमें मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का, जिसमें हम ए ई आई ओ वाली प्रपोजिशन पढ़ेंगे। मूड एंड फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसी। इनफॉर्मल पॉलिसी से 100% हर बार क्वेश्चन आता है, और इसकी ना कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन, ये वही हो गया हमारा डेफिनेशन वाला हो गया। और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, इससे क्वेश्चन बनता है। एनालॉगीज, एनालॉगीज में तो ये है कि अगर आपको देखो एक रिलेशन पता लग गया तो आप दूसरा रिलेशन बना लोगे। ठीक है, वैन डायग्राम, वैन डायग्राम तो हमने मतलब अपना मैथ्स में भी पढ़ा है, जब 11th 12th में हमने मैथ्स पढ़ी थी, 9th 10th में, उसमें भी वैन डायग्राम होता है। कैसे बनता है वैन डायग्राम, उसी से हम वैलिडिटी चेक करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, जो, और उसके बाद इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में 6 टाइप्स के प्रमाणाज होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। इंडियन लॉजिक से आज के टाइम में एनटीए ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, तो इस टॉपिक को वी कांट स्किप। ठीक है, देखो स्किप कुछ भी नहीं करना, बस ये है कि एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जो एनटीए फॉलो कर रही है, हमें उस चीज पे तो ज्यादा ही ध्यान देना है। ठीक है, फिर काइंड्स ऑफ अनुमान, व्यक्ति, हेतु भाषा, वही हमारी फैलेसीज हो गई, इसकी कुछ 5 कंडीशंस होती हैं। तो ये हमारी पूरी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह है। इसमें कोई ऐसा नहीं है आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, रोज एक डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस पे है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज। अगर आपने ये तीनों कंसेप्ट अच्छे तरीके से कर लिए, तो आप किसी भी तरीके का डाटा इंटरप्रिटेशन बना सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाली जरूरत नहीं है। अब आ जाता है हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी।
जो हमारा आईसीटी यूनिट है, बेसिकली हमने कंप्यूटर की सब बहुत सारी चीजें पहले पढ़ रखी हैं, तो वही कंप्यूटर की सारी चीजें पूछी जाती है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स, जैसे कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि अच्छा इसमें से ब्राउजर कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। और देखो मैंने आपको बताया था ना डिजिटल इनिशिएटिव, जिसमें हम स्वयं, स्वयं प्रभा, मॉक, इस टाइप के पढ़ेंगे। और ये देखो इंटरनेट, इंटरनेट और ईमेल, ईमेल है ना जो सीसी बीसीसी टू, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कुछ टूल्स भी दे दिए जाते हैं, इनमें से सेलेक्ट करो कि कौन सा ऑडियो वाला है, कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट 9 और 10। ये बहुत, मैं कह रही हूँ शायद 90% स्टूडेंट के लिए कुछ ज्यादा ही डरावनी यूनिट है, दोनों ही पीपल। क्योंकि ना मैं बताऊं, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये दोनों ही यूनिट बहुत ज्यादा क्या है, लेंथी है। मतलब इनका ना सिलेबस बहुत है, और हम एक तरीके से इनका सिलेबस ओशन की तरह है, और हम हर एक पार्ट को टच करें ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें इन्हीं से नंबर लेने के, अगर पीपल एंड डेवलपमेंट से इतने ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ नहीं सकते। इसमें से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें ना, देखो सबसे पहले तो मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेनियम डेवलपमेंट में 8 गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स होते हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये एक तरीके से फ्री नंबर देके जाता है अगर किसी ने इनके गोल्स याद कर लिए, वो भी सीक्वेंस वाइज, क्योंकि कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है एनटीए कि 7th नंबर का गोल कौन सा है, ठीक है। तो आप इसे जरूर पढ़ के जाएं। फिर उसके बाद ये तो देखो, ये तो नॉर्मली हम ऑप्शन बेस्ड बना सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, उसका एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वेस्ट, ठीक है। देखो ये जो पॉल्यूशन का टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा वाइड है, पहले ही बोल रही हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा वाइड है। लेकिन अगर आप इनके बेसिक बेसिक चीजें भी पढ़ के जाओगे, बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं घुसना, बेसिक चीजें भी पढ़ के जाओगे, तो क्या बार क्या होता है, अगर क्वेश्चन आया सिंपल सा तो आप बना लोगे, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज, उसके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस, पॉल्यूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन बन जाता है अगर हमें मतलब हम साइंस की टर्म से कुछ फैमिलियर हैं तो। फिर आ जाता है हमारे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, वाइंड, सॉइल। देखो इसमें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सोलर, वाइंड, ये कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। इनसे ना आपके मीनिंग बहुत कम पूछे जाते हैं, इनसे पूछी जाती है आपकी मेनली रैंकिंग्स, ठीक है। जैसे कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा वो सोलर में, किसकी सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, किसकी एब्सोल्यूट कैपेसिटी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो करंट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं करंट अफेयर्स पे डिपेंड है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, डिजास्टर्स का टॉपिक आप कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको पढ़ के ही जाना है कि प्रोटेक्शन एनवायरमेंट, क्योंकि ये देखो इम्पोर्टेंट है। हम जब एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का टॉपिक यूनिट पढ़ रहे हैं, तो आप ये वाला जो एक्ट है वो पढ़ के जाओ, ठीक है। कब आया था, किसने दिया था, क्या क्या पॉलिसीज हैं इस एक्ट के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, जैसे कि मॉनेट्रल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इससे क्वेश्चन बनता है ये कब आए थे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से टारगेट्स हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो आपको पता होगा, जो फ्रांस और इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था इसको लेके, गुड़गांव में समिट हुई थी इसकी, एंड ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर्स के बेसिस पे है, ये मैं एक एक करके कवर कराऊंगी इस चैनल पे, अगर आप प्लीज इस चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हायर एजुकेशन सिस्टम। देखो हायर एजुकेशन सिस्टम ना, मैं बताऊं तो मुझे भी बहुत ही बेकार यूनिट, दोनों ही बेकार यूनिट लगती थी। लेकिन इसको अगर हम सेलेक्टिव अप्रोच से करें तो हम इस यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे
क्या कहते हैं, प्री इंडिपेंडेंस की, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से एक्ट आए थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उसमें कुछ एक्ट बताए गए हैं, चार्टर एक्ट वगैरह, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंशियंट इंडिया में किस तरीके की हायर एजुकेशन हुआ करती थी, है ना। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, वो तो सुना होगा आपने, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये जो ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो वैल्यू एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एजुकेशन के जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, वैल्यू कंसोलिडेशन, वैल्यू इंट्रोडक्शन वगैरह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये तो नॉर्मली हम ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ये बन जाते हैं क्वेश्चन। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें जो ये वाला टॉपिक है ना, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने 2018 से पेपर को एनालाइज किया है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते अब, ठीक है। पहले आते थे लोकसभा, राज्यसभा वाले, है ना, कि मतलब जो हमारा वो होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस इन्हीं से पूछे जाते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और मैंने आपको बताया था डिजिटल इनिशिएटिव, स्वयं, नैक, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें, रैंकिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनआईआरएफ की रैंकिंग, एनईपी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, एशेज की रिपोर्ट, ठीक है। और कुछ रिसेंट जैसे इनिशिएटिव्स आए हों गवर्नमेंट के, ये करंट अफेयर्स का डाटा भी थोड़ा बहुत इसमें आ जाता है। तो आपको इस तरीके से सेलेक्टिव अप्रोच करनी है, ओके। तो हमने 10 यूनिट्स का कंपैरेटिव डिटेल्ड एनालिसिस किया है। देखो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम पेपर 1 के लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। देखो अगर आपको बुक लेनी है तो आप केवीएस मदान की ले सकते हो, ठीक है। उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो सही दिए हुए हैं, और बुक से तो एमसीक्यूज भी बहुत है, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एमसीक्यूज से ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, क्योंकि पहली बात तो आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे तो आपको एनटीए का पैटर्न पता लगेगा कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, और आपको ना टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक से आ रहा है, ठीक है, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से आ रहा है। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स, आपको ना जब आप एक दो पेपर सॉल्व करोगे तो आपको टॉपिक्स अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और मैं आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज भी लेके आऊंगी, जिसमें मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही है कि हमें बहुत सेलेक्टिव अप्रोच लेके पेपर 1 में, और हाँ बहुत से स्टूडेंट्स को ना ये लगता है कि पेपर 1 में क्या करेंगे पढ़ के, पेपर 1 तो नॉर्मल है, पेपर 2 में हम पढ़ के जाएंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसमें तो हम स्पेशलाइजेशन है। बट डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है, अगर आपको अपना नेट जेआरएफ स्कोर करना है तो आपको पेपर 1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और पेपर 1 कोई बहुत ज्यादा हार्श एंड रूल वाला पेपर नहीं है, आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ हर एक यूनिट को टच करोगे तो हो जाएगा ये पेपर भी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।